हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। हिंदी में मैं बोलूंगी तो इसको मैं पृष्ठ रसायन बोलूंगी। ओके, पृष्ठ रसायन में कितने लेक्चर्स कर चुके हैं हम? ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कर चुके हैं और हमने जो 5th लेक्चर हमारा स्टार्ट किया था ना, वो आपका कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड था? कैटालिसिस के ऊपर बेस्ड था, जिसको हम उत्प्रेरण कहते हैं। अब उत्प्रेरण को जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया कि उत्प्रेरण जो है उसको हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। पहला होगा आपका, टाइप की बात करूं तो टाइप के हिसाब से ये 4 है, लेकिन अभी मैं एक टॉपिक की चर्चा पहले कर चुकी हूं कि समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। ये थी इसकी पहली 2 कैटेगरियां। आज हम अगली 2 कड़ियों को जोड़ते हुए इस कैटालिसिस को कंप्लीट करेंगे, इस उत्प्रेरण को कंप्लीट करेंगे और टॉपिक का नाम है जियोलाइटों का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण एवं एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, ये आपके आज के टॉपिक का नाम है। अब बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देख के चलो कि कैटालिसिस जो होता है ना, जब मैं समांगी और विषमांगी की बात करती हूँ तो समांगी उत्प्रेरण आपका वो उत्प्रेरण था जिसमें आपके अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों का जो स्टेट था ना वो सेम था। लेकिन विषमांगी में आपने देखा कि दोनों का स्टेट जो है वो सेम नहीं है। जब हम उत्प्रेरण की अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्प्रेरक और अभिक्रियक दोनों की अवस्थाएं, दोनों की प्रवस्थाएं सेम नहीं होती। अब आज जो हम उत्प्रेरण शुरू करने वाले हैं उसका नाम है जियोलाइट का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण, ठीक है, एवं एंजाइम उत्प्रेरण। इन 2 नए मुद्दों पे हम कैटालिसिस की चर्चा करेंगे। अब नाम क्या है? नाम है जियोलाइट का आकार वर्णनात्मक। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, ये हो गई इसकी तीसरी कैटेगरी, ठीक है। और एंजाइम उत्प्रेरण, ये हो गई कैटालिसिस की 4th कैटेगरी जिसका नाम है एंजाइम कैटालिसिस। हिंदी में बोलेंगे हम इसको एंजाइम उत्प्रेरण। सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारा कैटालिसिस का टॉपिक जो है हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने 3rd टॉपिक की तरफ जाएंगे जो बिल्कुल एंटायरली एक न्यू टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, वो होगा आपका कॉलॉइड। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि जियोलाइट्स का आकार वर्णनात्मक। आकार वर्णनात्मक मतलब कि वो उसके आकार के हिसाब से कैसे उत्प्रेरण की अभिक्रिया करेगा, वो हम जियोलाइट के केस में देखते हैं। पर उससे पहले ही समझना जरूरी है कि जियोलाइट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जियोलाइट का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण। ओके, तो जियोलाइट जो है उनका आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण कैसे होता है, शेप सिलेक्शन के हिसाब से वो अपनी उत्प्रेरण की अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो आप देखोगे वह उत्प्रेरक की अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना और अभिक्रियक और उत्पाद अणुओं के साइज पर निर्भर करती है, वो वर्णनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। इंपॉर्टेंट चीज, नाम है इसका आकार वर्णनात्मक। आकार वर्णनात्मक का मतलब समझते हो? आकार वर्णनात्मक का मतलब हुआ शेप सेलेक्टिव। तो यहां पर बच्चों इतनी सिंपल सी बात हमारे सामने है कि हम यहाँ पे नाम से ही ये समझ पा रहे हैं कि शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस आपके वो उत्प्रेरण होंगे जहां पर आप उसके आकार की बात करोगे और जो आपका उत्प्रेरण होगा वो उत्प्रेरण क्या करेगा, आपका अभिक्रियक और उत्पाद जो है ना उनके आकार पर निर्भर करेगा कि उनका जो आकार है वो कैसा है। तो हम शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण किसको कहेंगे? वह उत्प्रेरकी अभिक्रिया, मतलब वो कैटालिसिस रिएक्शन जिसमें अभिक्रियक और उत्पाद अणुओं के साइज पर निर्भर करती है। उत्प्रेरक की रंध्रता किस पर निर्भर करती है कि जो आपका रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है ना उसका साइज क्या है। अब मधुमक्खी जैसे संरचना के कारण जो आपका जियोलाइट होता है वो आपका आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक है। यहां पर जब हमने टॉपिक शुरू किया तो हमने यहां पे लिखा है जियोलाइट, ठीक है।
अब ये जियोलाइट जो होता है, इसी को क्यों लिया? क्योंकि बच्चों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। ये जियोलाइट क्या है? ये आपका शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। क्यों इसको हमने शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोला? क्योंकि जब आप इसके शेप की बात करोगे ना, आप इसके आकार की बात करोगे, तो आप इसका देखोगे, इसका आकार एकदम मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। मधुमक्खी का छत्ता सभी ने देखा है, अलग अलग सेल्स, अलग अलग चैम्बर एक ही जैसे बने होते हैं मधुमक्खी के छत्ते में। अगर मैं मधुमक्खी के छत्ते की बात करूं तो मधुमक्खी का छत्ता सभी बच्चों ने देखा है। ये जियोलाइट जो होता है ना, इसका आकार बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारे आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण होंगे वो किसके ऊपर निर्भर करेंगे? वो निर्भर करेंगे कि आपका रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है ना, उन दोनों का शेप कैसा है। तो जियोलाइट जो होता है ना, वो हमारा सबसे अच्छा शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? वह आकार मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। क्लियर इतना? चलिए आगे हम ये देखेंगे कि जियोलाइट जो होते हैं, यह सिलिकेट्स के त्रिविमीय नेटवर्क, मतलब आपका 3 डायमेंशनल जो नेटवर्क होता है, उनके अनुरूप सूक्ष्मरंध्री एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, जिनमें कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम के परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होकर AlOSi का क्या बनाते हैं? ढांचा बनाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल की बात की गई है, इसका नाम है जियोलाइट के बाद सिलिकेट। ठीक है, इस जियोलाइट के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि ये जो पूरा नेटवर्क होता है ना, ये एक सिलिकेट के त्रिविमीय नेटवर्क होते हैं। त्रिविमीय नेटवर्क का मतलब होता है तीनों डायमेंशंस में। कैसे? 3 डायमेंशनल इनका नेटवर्क होता है। एक्स एक्सिस भी होती है, वाई भी होती है, जेड भी होती है, इनका 3D स्ट्रक्चर होता है। अब ये 3D स्ट्रक्चर में जो आपका सिलिकेट का ये त्रिविम स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखोगे कि आपके जो सिलिकॉन के एटम हैं, उनको एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम उनको प्रतिस्थापित करता है, रिप्लेस करता है। और रिप्लेस करने के बाद वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें बॉन्ड किस तरीके से होता है? AlOSi। ठीक है, क्योंकि जो ढांचा बना है वो एल्यूमिनियम, O और सिलिकॉन के बीच में बना है, तो पूरा ढांचा आपको किस रूप में देखने को मिलता है? AlOSi। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब आप देखोगे कि जियोलाइट का जो हमने आकार की बात करी, तो जियोलाइट में होने वाली जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रियक तथा उत्पाद अणुओं के आकार और उसकी आकृति के साथ साथ वो क्या करती है? इसके समृद्धों और कोटरों पर भी निर्भर करती है। समृद्धों और कोटरों का मतलब यहाँ पर हुआ उसकी कैविटीज पर भी डिपेंड करती है। जियोलाइट प्रकृति में पाए जाते हैं तथा उत्प्रेरक वर्णनात्मक के लिए संश्लेषित भी किए जाते हैं। क्या मतलब है इस बात का? हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि हम जो उत्प्रेरण पढ़ रहे हैं ना, वो आकार वर्णनात्मक पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कोई भी अभिक्रिया होगी तो वो अभिक्रियक और उत्पाद की आकार के ऊपर निर्भर करेगी। तो बच्चों, जियोलाइट में होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ना, वो आकार के साथ साथ किस चीज पे निर्भर करती है? वो इस चीज पे निर्भर करती है कि जो आप नेटवर्क देख रहे हो ना, उसमें कैविटीज कितनी है, स्पेसेस कितनी है, खाली उसमें स्पेसेस कितनी है। और जियोलाइट प्रकृति में पाए जाते हैं और वर्णनात्मक उत्प्रेरण के लिए उनको हम काफी अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो उसी के रूप में संश्लेषित होते हैं। क्लियर? तो हमसे कोई पूछेगा कि शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हम बोलेंगे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जियोलाइट। ओके, चलिए आगे है हमारे पास में जियोलाइट पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बनों के भंजन एवं समावयन में उत्प्रेरक के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ZSM-5 पेट्रोलियम उद्योग में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण जियोलाइट उत्प्रेरक है। अब हम इतनी देर से शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि ये जियोलाइट जो है, इसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पर एप्लीकेशन है। तो बच्चों, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको पेट्रो रसायन उद्योग में। ठीक है, पेट्रो रसायन उद्योग का मतलब होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। कहाँ देखेंगे हम इसका उपयोग? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में।
पेट्रो रसायन उद्योग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आपको जियोलाइट जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इस जियोलाइट का सबसे महत्वपूर्ण रूप जो वहां पर पेट्रो इंडस्ट्रीज में प्रयुक्त होता है उसका नाम होता है ZSM-5। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, ये जियोलाइट का ही सब्स्टिट्यूट है जिसको आप एक उत्प्रेरक के रूप में पेट्रो रसायन उद्योग में काम में लेते हो। इसके अलावा अगर हम जियोलाइट की बात करें तो ये अल्कोहल के निर्जलीकरण करके हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बनाता है और उन्हें सीधे ही गैसोलीन में परिवर्तित कर देता है। अगर आप अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हो, अल्कोहल का अगर अपन ने निर्जलीकरण किया मतलब अल्कोहल में से वाटर को निकाला, उसका डिहाइड्रेशन किया, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ बनते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये उनको क्या करता है, सीधे ही गैसोलीन में परिवर्तित कर देता है। गैसोलीन मतलब हम कह सकते हैं पेट्रोल में परिवर्तित कर देता है। तो हम बोलेंगे कि इस जियोलाइट का महत्वपूर्ण जो रूप है वो कहाँ पर हमको देखने को मिलता है, इसका महत्वपूर्ण हम बोलेंगे इसका एप्लीकेशन, इसका यूजफुलनेस हमको कहां पर देखने को मिलेगी, हमको देखने को मिलेगी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। ओके, नेक्स्ट है जियोलाइट के बाद आपका एंजाइम उत्प्रेरण। जियोलाइट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट था, उत्प्रेरक और उत्पाद जो होगा उनके आकार पर निर्भर करेगा। आकार पर निर्भर होने के साथ साथ ये कैविटीज पे भी डिपेंड करता है और इसको हम बोलते हैं जियोलाइट को शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ओके, ये तीसरा प्रकार था आपके पास में उत्प्रेरण का। आगे बढ़ती हूं मैं चौथे प्रकार की तरफ। चौथा प्रकार है हमारा एंजाइम कैटालिसिस, जिसको हम बोलेंगे एंजाइम उत्प्रेरण। अब बच्चों, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है? एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक हैं जो कि जीवित पौधे एवं जंतुओं द्वारा निर्मित होते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं। आपने बायो में भी ये टर्म सुनी होगी, हम एंजाइम्स की बात करते हैं। अब एंजाइम आखिर में होते क्या हैं? अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो बच्चों ये है ना कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन और कार्बन के मिक्स कंपाउंड है। तो अगर हम एंजाइम की बात करेंगे तो आप ये देखोगे कि जो आपका एंजाइम है वो किससे मिलके बना है, वो आपका कार्बन प्लस नाइट्रोजन से मिलके बना है। तो कोई हमसे पूछेगा कि एंजाइम होते क्या हैं, तो हम बोलेंगे कार्बन और नाइट्रोजन से मिलके बने हुए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बहुत ही ज्यादा जटिल यौगिक है। ठीक है, कहां से मिलते हैं? जीवित पौधों और जंतुओं द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे एंजाइम की, तो एंजाइम आपको कहां से मिल रहे हैं? एंजाइम आपको या तो जीवित जंतुओं से मिल रहे हैं या फिर आपको एनिमल से मिल रहे हैं। ओके, अब वास्तविक रूप से ये उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन हैं जो जल में कोलोइडी विलयन बनाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एंजाइम के बारे में और डिटेल में जानो तो आप क्या देखोगे कि ये एंजाइम जो है ना एक तरीके से प्रोटीन ही है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ही हैं। इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल में को अगर आपने जल में डाल दिया तो ये क्या बना लेंगे? ये कोलोइड बना देंगे। कोलोइड क्या होता है? अगली क्लास हमारी पूरी कोलोइड के ऊपर ही है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जो आपके सॉल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं उनके बीच की स्टेट होती है आपकी कोलोइड। कोई चीज अगर आपने पानी में घोली, ना तो वो उसमें घुली, ना जाके उसमें वो क्या हुई, पार्टिकल्स उसके रह गए, वो बल्कि जाके पानी में नीचे सेटल हो गई, तो वो क्या फॉर्म करती है? वो आपका कोलोइड फॉर्म करती है। ओके, चलिए, ये बहुत प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, विशेष रूप से प्राकृतिक प्रक्रमों से संबंधित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, क्योंकि एंजाइम आपकी नेचुरल चीजें हैं, एनिमल प्लांट से आपको मिल रही हैं, कार्बन नाइट्रोजन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, प्रोटीन जैसे ही होते हैं, पानी में घुलने पे कोलोइड बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका आप एप्लीकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्राकृतिक प्रक्रम में, मतलब जो नेचुरल प्रोसेसेस होंगी उन्हीं में हम इसका एप्लीकेशन जो है एंजाइम का देखेंगे। अब एंजाइम उत्प्रेरण अपनी अभिक्रिया करता कैसे है? जंतुओं एवं पौधों में जीवन प्रक्रम के अनुरक्षण के लिए होने वाली अनेक शारीरिक अभिक्रियाएं एंजाइमों द्वारा ही उत्प्रेरित होती हैं। अगर आप किसी एनिमल की बात करो, किसी जंतु की बात करो या किसी पौधे की बात करो, अगर बच्चों इनके अंदर कोई भी प्रक्रिया हो रही है तो इनके अंदर जितनी भी शारीरिक अभिक्रियाएं होगी ना,
उनको कौन उत्प्रेरित करेगा? उनको एंजाइम ही उत्प्रेरित करेगा। एंजाइमों के लिए जैव रासायनिक उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग होता है और इस परिघटना को जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहते हैं। जैव रासायनिक का क्या मतलब हुआ? एंजाइम आपके बायोकेमिकल कैटालिसिस है। ठीक है, कैसे कैटालिस्ट है? इनको हम बोलेंगे, ये होते हैं बच्चों बायोकेमिकल कैटालिस्ट। क्या नाम दिया इनको? बायोकेमिकल कैटालिस्ट, जैव रासायनिक उत्प्रेरण। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम आपके जीवित कोशिकाओं से परिशुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था में प्राप्त किए गए प्रयोगशाला में पहला एंजाइम 1969 में संश्लेषित किया गया था। ठीक है, ये जो आपका एंजाइम कैटालिस्ट है, ये कहाँ पाया जाता है? ये हमेशा जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है? हमेशा क्रिस्टल स्टेट में पाया जाता है। पहला जो लैब में एंजाइम कैटालिसिस संश्लेषित किया था वो कब किया गया? 1969 में। तो कुल मिला के हम ये बोलेंगे कि जो कैटालिस्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो अगर हम एंजाइम कैटालिस्ट की बात करेंगे तो एंजाइम वाले कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण आपके कहाँ पर प्रयोग होते हैं? वो आपके जैव रासायनिक उत्प्रेरक का काम करते हैं। बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए ये एंजाइम्स आपके यूजफुल है। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि हम उत्प्रेरण की बात कर रहे हैं और हम बायोकेमिकल कैटालिसिस की बात कर रहे हैं, तो एंजाइम जो है वो हमारे जैव रासायनिक उत्प्रेरण में काम में आते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमको गिवन है जिससे हमें पता चलेगा कि इनका कहाँ पर यूज है। तो देखो, पहला यूज है इसका इक्षु शर्करा के प्रतिलोमन में। सुक्रोज, इक्षु शर्करा, सुक्रोज, सुक्रोज आपकी शुगर होती है। इन्वर्टेज एंजाइम इक्षु शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। अगर आपको, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका नाम था बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप सुक्रोज शुगर का प्रतिलोमन करते हो, ठीक है, सुक्रोज शुगर का प्रतिलोमन करने के बाद अगर आपको डिवीजन के बाद दो तरीके की शुगर्स मिलती है, एक मिलता है आपको ग्लूकोज, एक मिलता है आपको फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 यूनिट मिलती है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन ये अभिक्रिया जिस एंजाइम की उपस्थिति में होती है उस एंजाइम का नाम होता है इन्वर्टेज। क्या नाम होता है? इन्वर्टेज। ये इन्वर्टेज जो है ये आपका एंजाइम कैटालिस्ट ही है, क्योंकि ये आपको कहां से मिला है? ये आपको जीवित पौधों और जीव जंतुओं की कोशिकाओं में से मिला है। तो हम इसको इन्वर्टेज को क्या बोलेंगे कि इन्वर्टेज हमारा कैसा एंजाइम है? ये हमारा एंजाइम उत्प्रेरण है और ये हमारा एंजाइम उत्प्रेरक का काम करेगा। देखिए यहाँ पर इक्षु शर्करा का आपने इन्वर्टेज की प्रेजेंस में आपने इसका क्या करवाया? प्रतिलोमन करवाया। इक्षु शर्करा का क्या मतलब हुआ? शुगर। कौन सी शुगर? ये आप सुक्रोज वाली शुगर बात करोगे जिसको हम नेचुरल शुगर कहते हैं। C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 आपका शुगर का फॉर्मूला होता है। वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पर कौन सा एंजाइम लिया मैंने? इन्वर्टेज लिया, तो ये 2 यूनिट्स देगा, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। ये C6H12O6 दोनों यूनिट सेम होती है, एक का नाम होता है ग्लूकोज, एक का नाम होता है आपका फ्रक्टोज। क्लियर? चलिए दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण का हमारे दैनिक जीवन में दूसरा कौन सा उदाहरण है? ये उदाहरण है ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन। अभी आप देखो जितने भी उदाहरण हम कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ ग्लूकोज और शुगर की चर्चा कर रहे हैं, तो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो सब बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं, हमारी जैव रासायनिक अध्याय से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपको ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल बनाना है तो ये जिसकी प्रेजेंस में होता है ना, उस एंजाइम का नाम है शाइमेज। हिंदी में शाइमेज लिख रहे हैं हम, इंग्लिश में इसको जाइमेज लिखेंगे। यहां पर ये इसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। देखो अभिक्रिया, हमने क्या बोला? शाइमेज नहीं, इसका नाम है जाइमेज। हिंदी में इसको आप जाइमेज ही लिखोगे। करना क्या है? आपको लेना है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज आपका यहाँ मेंशन है।
ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करना है? इथाइल अल्कोहल। तो ये हुआ आपका एथिल अल्कोहल, प्लस साथ में ये क्या देगा? ये आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये आप अभी तक समझ चुके हो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, ग्लूकोज को अगर आपको एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करना है तो ये भी एक एंजाइम की उपस्थिति में होगा, और उस एंजाइम का नाम क्या होगा? उस एंजाइम उत्प्रेरक का हमारा नाम होगा जाइमेस। पहले मैंने नाम लिया था इन्वर्टेज, अब मैं बोल रही हूँ जाइमेस। तो ये किसकी उपस्थिति में होगा? जाइमेस की उपस्थिति में होगा। और ये जाइमेस क्या होता है? ये होता है आपका एंजाइम कैटलिस्ट। क्या होता है ये आपका होता है एंजाइम कैटलिस्ट। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे उदाहरण की तरफ। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना है। अगर आपको स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना है तो वो होता है डायस्टेज की उपस्थिति में। ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च का फॉर्मूला होता है आपका C6H10O5 की डबल यूनिट्स हमने यहाँ पर ली है। ये स्टार्च होता है। क्या करना है इसको? डायस्टेज की उपस्थिति में किस में परिवर्तित करना है? माल्टोज में। माल्टोज का फॉर्मूला वही जो आपका सुक्रोज का होता है C12H22O11। तो ये जो डायस्टेज है ये भी क्या है? डायस्टेज आपकी एंजाइम कैटलिस्ट है, एंजाइम उत्प्रेरक है, और ये पूरी अभिक्रिया किसमें होगी? एंजाइम उत्प्रेरण में होगी। क्लियर? तो ये था बच्चों आपके एंजाइम उत्प्रेरण का तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल देखिए। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करना है, तो माल्टोज को ग्लूकोज में करना है तो एंजाइम का नाम उससे मिलता जुलता है। माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है। माल्टोज का फॉर्मूला C12H22O11। ग्लूकोज बनाना है C6H12O6। किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा? माल्टेज की उपस्थिति में होगा। और ये जो माल्टेज है ये और कुछ नहीं, ये हमारा क्या है? ये हमारा एंजाइम कैटलिस्ट है। क्योंकि हम टॉपिक ही क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एंजाइम उत्प्रेरण। तो इस एंजाइम उत्प्रेरण में हमको सारे उन्हीं एंजाइम्स की चर्चा करनी है जो सारे ग्लूकोज और शुगर्स को आपस में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर कितने एंजाइम कैटलिस्ट देखे? पहला मैंने आपको बताया इन्वर्टेज, सेकंड मैंने आपको बताया जाइमेस, फिर मैंने आपको बताया डायस्टेज, और ये है आपका माल्टेज। क्लियर इतना? चलिए, तो ये था एंजाइम उत्प्रेरण का फोर्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल आपका क्या है? देखिए, यूरिया का अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अब यूरिया मतलब हमारी जो खाद हम खेतों में डालते हैं, यूरिया की फॉर्म में होती है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, करना क्या है इसका? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है इसमें वाटर को मिला दो। अब बच्चों, क्योंकि यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करना है तो मैंने बोला कि जो आप रिएक्टेंट लेके चलोगे हमेशा एंजाइम का नाम उससे मिलता जुलता होगा। तो यूरिया के जल अपघटन से अमोनिया बना तो किसकी उपस्थिति में बनेगा? यूरिएज की उपस्थिति में बनेगा। तो यूरिएज जो है ये इसके किसका नाम है? ये इसके एंजाइम कैटलिस्ट का नाम है। तो एंजाइम कैटलिस्ट का नाम क्या हुआ? एंजाइम कैटलिस्ट का नाम हुआ आपका यूरिएज। ओके, बनेगा क्या? बनेगा यहाँ पर एक तो अमोनिया, और क्योंकि वहां पर CO ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर? चलिए